Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, मॉर्निंग sir. देखो विजिबिलिटी सही है? Yes. ओके सर ये हाँ ये क्या उसमें कुछ बोलो? था ना, ये ऑर्थोगोनली कट वाला कुछ था, बाइफोकल करके उसमें क्वेश्चन हाइपरबोला में वो ऑर्थोगोनली कट करने वाला टेंजेंट नॉर्मल में सीख जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है? वो अभी उसमें मतलब इसमें नहीं है। नहीं, वो 12th में टेंजेंट नॉर्मल एक चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ लोगे, ठीक है? अच्छा, बाइफोकल वही करके था, कंफोकल करके था। Just sir, आप बोले हाइपरबोला फॉर्म करने के लिए जो सेक्शन ऑफ कोन के टर्म्स में कि पैरेलल करना पड़ता है एक्सिस कोन से। सर अगर पैरेलल नहीं करेंगे तब भी बनेगा? नहीं, पैरेलल ही कट करना है। देखो ये एक कोन है, ठीक है? देखो लेट अस से दिस इज द एक्सिस, ओके, ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोन्स। तो तुम जब भी सेक्शन लोगे तो हमेशा पैरेलल टू द एक्सिस लोगे, वर्टिकल एक्सिस, सर ठीक अगर है? पैरेलल लेंगे तब क्या बनेगा? हाँ, नॉन पैरेलल अगर लेंगे तो क्या बनेगा? किसके पैरेलल? जैसे मतलब ऐसा कोई सेक्शन जो पैरेलल नहीं है एक्सिस से लेकिन दोनों नेप को कट कर रहा है सर, ऊपर और नीचे वाला को। हाँ, तो हाइपरबोला नहीं बनेगा वो, अच्छा ठीक है सर। ठीक है? हाइपरबोला सिमेट्रिकल फिगर है, तुम इमेजिन करो खुद ही। देखो अगर मान लो मैंने ऐसे कट किया, ठीक है? तो अब बताओ ये जो फिगर बनेगा, इधर जो सेक्शन दिखेगा तुमको और इधर जो सेक्शन दिखेगा, विल इट बी सिमेट्रिकल? नो सर। But hyperbola is always a figure which is symmetrical about the conjugate axis. Correct. So that is why it won't form. सर तो सर उसमें कंफोकल वाला भी था, तो वो भी बाद ही में पढ़ना है। Confocal का मतलब सेम फोकस, सीधा सा बात है, ठीक है? Confocal always means having the same focus. ठीक है सर। चलो अब इधर ध्यान दो। देखो सबसे पहला बात कि मैं थोड़ा बेसिक डेफिनेशन भी बता दे रहा हूं। देखो इफ आई राइट इन आई का डेफिनेशन तो याद होगा सबको। आई को किसको हम एज्यूम करते हैं? एन इमेजिनरी नंबर आयोटा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। और स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज तो याद होगा, आई स्क्वायर इज -1, करेक्ट? I to the power 4n becomes how much? 1. I to the power 4n plus 1 is how much? I का पावर 4n plus 2 क्या लिखेंगे? -1. और I का पावर 4n plus 3 is how much? -I. और साथ में एक और डेटा दैट इज 1 plus I का होल स्क्वायर क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 2I। और 1 minus I का होल स्क्वायर कितना होता है? -2I। I का रिलेशन का ये बेसिक डेटा तो तुम्हारे दिमाग में पहले से होगा, बहुत एलिमेंट्री पार्ट है। यस सर। ओके, अब और भी एक एलिमेंट्री पार्ट देखो। हम लोग बेसिक डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू x प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, करेक्ट? So that is what we say it is a complex number. फंडामेंटल डेफिनेशन ऐसे ही ना कहते हैं। और x को क्या कहते हैं हम लोग? रियल पार्ट ऑफ z। और आई वाई को क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और ऐसे लिखते हैं, ओके? अब देखो x अगर 0 है तो z क्या हो गया? z इज प्योरली इमेजिनरी, करेक्ट? और y अगर 0 है तो हम क्या कहते हैं? z इज प्योरली रियल। तुम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक जानते हो, इसीलिए उतना इससे शुरू नहीं करेंगे। तो ये फंडामेंटल डेफिनेशंस क्लियर है सब में? सर ब्लू वन वाला मतलब हम लोग क्या बोल रहे? हम लोग जो स्टार्टिंग में जो एडमिशन लिए थे ना, ब्लू वन, जीएम ब्लू वन, एक जो बैच बना, उसके बच्चे लोग पढ़े हैं प्रमोद सर से सबको। हाँ ठीक है,
इतना सबको पता होगा, इतना स्कूल में भी पढ़े होंगे, ठीक है। और नहीं भी पढ़े हो तो ये बेसिक बात है, ये जान लो। देखो, एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो सर। नहीं है। या इस पार्ट में कोई दिक्कत? नो सर। ओके ओके, तो देखो ये बेसिक सा बात है। अब यहाँ पे देखो, कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में तुमको मालूम होना चाहिए, ठीक है, एकदम बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस ये लिख भी लेना, लेकिन पहले एक छोटा सा बात पहले मैं बताता हूं। देखो, अक्सर यहीं पे लोग गलती करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ नंबर, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस पे आता हूं। देखो, जियोमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखो, जैसे वेक्टर्स को तुम रिप्रेजेंट करते हो ना, मान लो 2 डायमेंशनल वेक्टर है, तो 2 डायमेंशनल वेक्टर आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट से सिग्निफाई करते हो, और 3 डायमेंशनल वेक्टर में आई जे के तीनों होता है। तो ठीक उसी तरह से सोचो कि ये एक रियल एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्सिस तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस है। नाउ इफ आई से दैट एक्स इज along the real axis and iy is along the imaginary axis, तो देखो तुम्हारे पास 2 वेक्टर्स है, तो 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहां पे होगा बताओ। देखो, ये पैरेललोग्राम पूरा किया, देखो ये इसका रिजल्टेंट होगा। यस सर। एंड दिस इज व्हाट आई विल से दैट x प्लस आई वाई जेड तुम्हारा ये है। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर। सबसे पहला बात दिमाग में ये डालो, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर व्हाट इज इट? इट इज अ, क्या है बताओ? Vector. वेक्टर। वो नंबर नहीं है, पहला चीज दिमाग में डाल लो। अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज नॉट अ नंबर, इट इज अ वेक्टर। तो सर हर नंबर वेक्टर हुआ? हाँ बिल्कुल, एवरी नंबर इज अ वेक्टर। ठीक। अब यहां देखो, अब अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है? होता है। Yes, sir. और वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का डायरेक्शन होता है, सब कुछ होता है। तो यहां पे भी हम वही सब चीज डील करेंगे। अब एक छोटा सा बात पहले बताओ मुझे, कभी भी तुमने फिजिक्स इतना दिन पढ़ा, कभी भी ऐसा देखा है कि ये वेक्टर इससे बड़ा है, ये वेक्टर इससे छोटा है? ऐसा कंपैरिजन देखा है? No, sir. Magnitude wise नहीं check. मान लो मैंने एक वेक्टर लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप, और दूसरा वेक्टर लिखा i कैप माइनस j कैप। क्या हम कह सकते हैं कि ये इससे बड़ा है? नहीं सर। No, sir. No, sir. तो कैन देयर बी एनी काइंड ऑफ ऑर्डर बिटवीन 2 वेक्टर्स? नो। तो सबसे पहला बेसिक चीज लिखो, पहला, इनफैक्ट बेसिक ऑपरेशंस में थोड़ा लिख लो, ऐसे लिखो, since every complex number is a vector, since every complex number is a vector, so there can't be any kind of order, so there can't be any kind of order between 2 complex numbers, ठीक है। कई बार इस पार्ट पे भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मान लो मैंने लिखा 3 + 4i is greater than suppose 2 - i, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है? No, sir. तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 वेक्टर्स में कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ऑर्डर का मतलब हुआ बड़ा या छोटा। तो हम कभी नहीं कह सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। ये सबसे पहला बात समझ में आया। दूसरा बात होता है इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी कैन एग्जिस्ट। अब बताओ, 2 वेक्टर्स को तुम इक्वेट कब कर सकते हो? सपोज मैंने एक वेक्टर ऐसे लिखा xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है, और यहां पे लिखा li कैप प्लस mj कैप। अब बताओ, ये दोनों वेक्टर तभी ना इक्वल होता है जब x इक्वल टू l और y इक्वल टू m होता है, हाँ या ना?
यानी कंपोनेंट वाइज इक्वलिटी एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो देन ओनली टू वेक्टर्स कैन बी सेड टू बी इक्वल. तो सेम वे सपोज z1 इक्वल टू x1 प्लस i टाइम्स ऑफ y1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i टाइम्स ऑफ y2 है. तो z1 will be equal to z2 if and only if that is x1 equal to x2 and y1 is equal to y2. यानी रियल पार्ट इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है. तो रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू द रियल पार्ट, imaginary part should be equal to the imaginary part, then only two complex numbers are said to be equal. Correct? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर. ओके देखो तीसरा पार्ट हम लोग निकाल भी सकते हैं मैथमेटिकली, वो भी कोई बहुत, दैट इज नॉट ए वेरी बिग इश्यू. इक्वेट कर दो, रियल को इधर ले आओ, इमेजिनरी को उधर ले आओ, स्क्वायर कर लो, अपने आप आ जाएगा ये रिजल्ट. देखो तीसरा होता है दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो यहां पे भी एकदम हम वेक्टर वाला ही रूल फॉलो करते हैं. जब दो वेक्टर को ऐड करते हो, याद करो तुम लोग बहुत फिजिक्स में ये सब चीज किए हो, ये एलिमेंट्री पार्ट. देखो कंपोनेंट वाइज एडिशन करते हो कि नहीं? आई कंपोनेंट वाला आई के साथ, जे कंपोनेंट वाला जे के साथ, के कंपोनेंट वाला के साथ, यही ना काम किया जाता है. तो सेम चीज यहां पे भी करना है. अब मान लो मैंने यहां पे लिखा z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई टाइम्स y1 और z2 लिखा x2 प्लस आई टाइम्स ऑफ y2. तो अब ये बताओ z1 प्लस z2 सिंपली कंपोनेंट वाइज ऐड करोगे, x1 प्लस x2 प्लस आई टाइम्स y1 प्लस y2. देखो z1 प्लस z2 ये लिखेंगे. वहीं पे अगर माइनस करना है तो बस यहां पे माइनस हो जाएगा. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इट हैज टू बी डन कंपोनेंट वाइज. ओके, रियल विथ रियल, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? देखो किसी को भी? ओके अब बताओ. देखो और एक दो छोटा छोटा बात ये भी याद रखना. देखो z1 प्लस z2 और z2 प्लस z1 के बराबर होगा कि नहीं? देखो क्यों तुम रियल के साथ रियल कर रहे हो, तो दो रियल नंबर्स को जैसे 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 इक्वल होगा. तो दैट इज द रीजन ये कम्यूटेटिव लॉ को हमेशा होल्ड करेगा. सेम चीज देखो अगर मान लो z2 z3 को तुमने ऐड किया और यहाँ पे z1 प्लस z2 पहले कर दिया और बाद में z3 किया, क्या कोई फर्क पड़ेगा? मतलब रीग्रुपिंग कर सकते हो? नो सर. और यहीं पे एक छोटा सा बात है. देखो z प्लस z डैश अगर मान लो 0 है तो ये जो z डैश है इसको क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ z. करेक्ट? क्या कहा जाएगा? एडिटिव z. करेक्ट. इसको मिटाएं. देखो पहला एलिमेंट्री पार्ट जहां तक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है वो मैं ब्रीफली एकदम बताऊंगा. अब देखो नेक्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन आता है तुम्हारा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? देखो z1 इंटू z2 सपोज लिखना है तो x1 प्लस आई टाइम्स ऑफ y1 इंटू x2 प्लस आई टाइम्स y2. देखो ऐसे है मतलब. तो यहां जैसे तुम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो, जैसे 2 का प्रोडक्ट है या 10 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. देखो सिंपली आई राइट x1 x2. देखो इसके साथ किया i टाइम्स x1 y2 प्लस i टाइम्स y1 x2. देखो i इंटू i इज हाउ मच? i स्क्वायर टाइम्स y1 y2. अब i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बोलो? -1. तो करेक्ट. तो माइनस ऑफ y1 y2 देखो ये एक साथ लिया प्लस i टाइम्स ऑफ x1 y2 प्लस y1 x2. देखो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन. ठीक है? यस सर. तो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट. तो इसलिए इस पे ज्यादा, हाँ यहां भी एक बात याद रखना,
Z1 into Z2 can very well be written as Z2 into Z1. यहां पे तुम्हारा ये रूल ओबे करता है, कम्यूटेटिव। हाँ, यहां एक बात और, अगर Z इंटू Z डैश 1 होता है तब हम कहते हैं कि Z डैश इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z, राइट? यानी Z डैश विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1 by Z। और ये वेक्टर में भी होता है, याद है ना, रेसिप्रोकल सेट। यस सर। ठीक है, देखो पांचवा बेसिक बात आता है और वो है तुम्हारा कॉन्जुगेट। हाँ, ये सभी चीज को हम ज्योमेट्रिकली व्यू करेंगे, लेकिन पहले एकदम पूरा फंडामेंटल टर्म्स में देखो। अगर मान लो x प्लस आई वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो खाली इमेजिनरी पार्ट को उल्टा कर दो और उसके ऊपर एक बार डाल दो, तो z bar equal to x minus iy, this will be called the conjugate of this complex number, correct? तो 2 plus 3i का conjugate क्या होगा? 2 minus 2 minus 3i। अब एक छोटा सा बात देखो, z plus its conjugate is how much? देखो ये दोनों को ऐड करो तो iy minus iy कट गया, तो ये 2x आया। क्या इसे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं? हाँ या ना? तो z माइनस z बार देखो क्या आया, 2 टाइम्स आई वाई, और इसे 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखा जा सकता है। हाँ या ना? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब देखो z इंटू z बार इज इक्वल टू हाउ मच? तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी कितना हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर इज -1, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनफैक्ट इसको हम लिखेंगे मॉड z का होल स्क्वायर। ये मॉड्यूलस क्या है अभी जस्ट हम बता रहे हैं, 5 मिनट रुको। अब यहां पे देखो एक छोटा सा एस्पेक्ट समझो, तो रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखेंगे z माइनस z बार डिवाइडेड बाई दैट इज आई वाई इज योर इमेजिनरी पार्ट, डोंट फॉरगेट दैट। तो ये, अब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो ये बताओ इमेजिनरी पार्ट उसका 0 होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो बहुत सारे सवालों में ये चीज आएगा, और उसके लिए ही ये सब बात याद रखना कि इफ z is purely real, okay, if it is z is purely real, तो in that case imaginary z should be equal to 0. That means z equal to z bar होना चाहिए, तभी ना ये 0 होगा। दूसरा बात याद रखो कि इफ z is purely imaginary, तो अगर z प्योरली इमेजिनरी है, तो अब बताओ कौन सा पार्ट 0 होगा? ये वाला ना 0 होगा, रियल पार्ट। तो दैट मींस z प्लस z बार शुड बी इक्वल टू 0। देखो ये बेसिक सा बात याद रहेगा। यस सर। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? एक और छोटा सा बात देखो, अगर मान लो मैंने z1 लिखा x1 प्लस आई टाइम्स y1, z2 लिखा x2 प्लस आई टाइम्स y2, तो बताओ z1 प्लस z2 क्या होगा? देखो x1 प्लस x2 और प्लस आई टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2, देखो ये होगा। अगर मैं इस पूरे का कॉन्जुगेट लूं, तो देखो x1 प्लस x2 एज इट इज रहेगा, खाली बीच में यहां माइनस हो जाएगा एज पर डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट। हाँ या ना? यस अब सर। जरा ध्यान दो, क्या ये x1 माइनस आई टाइम्स ऑफ y1 और प्लस x2 माइनस आई टाइम्स ऑफ y2 ये होता है? अब बताओ ये क्या है? z1 का कॉन्जुगेट ये क्या है? तो देखो isn't this z1 बार प्लस z2 बार, तो देखो
सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स का सम है। तो इनफैक्ट अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो और इन सभी का मुझे कॉन्जुगेट लेना है, तो ये इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स के सम के बराबर होगा, हाँ या ना? Yes, sir. देखो, तो ये एलिमेंट्री पार्ट पहले थोड़ा याद रखो। अब हम आते हैं अनदर बेसिक ऑपरेशन, बस दो और डिस्कस करेंगे, उसके बाद काम की बात तुम पे आ जाएंगे। इसे मिटा दो ऊपर वाला Yes, पार्ट। sir. ओके, देखो 6 बेसिक ऑपरेशन होता है, दैट इज डिवीजन। देखो, वेक्टर को कभी तुम एक वेक्टर से डिवाइड करते हो क्या? अभी तक किसी भी केस में डिवाइड किए हो? वेक्टर कैन बी डिवाइडेड बाय अ स्केलर क्वांटिटी। Yes. तो यहां पे भी देखो, z1 बाय z2 अगर निकालना है तो x1 प्लस आई टाइम्स y1 है और x2 प्लस आई टाइम्स y2 है। अब यहां हम ये वाला एस्पेक्ट यूज करेंगे। देखो, a complex number into its conjugate gives you what? A real quantity। देखो, x square plus y square। तो Yes, sir. डिनोमिनेटर को जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना हो, मेक द डिनोमिनेटर रियल। और रियल बनाने का एक ही तरीका है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, ऐसा लिखेंगे Yes, तो नीचे क्या हो गया? देखो, y2 स्क्वायर, रैशनलाइजेशन टाइप का। हाँ कह सकते हो। अब मल्टीप्लाई कर लो तो देखो, माइनस आई स्क्वायर यानी प्लस y1 y2 और प्लस आई टाइम्स ऑफ y1 x2 माइनस ऑफ x1 y2 और डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। क्या ये लिख सकते हैं बच्चे? अब इसे देखो, दो पार्ट में इजीली अलग किया जा सकता है। y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और प्लस आई टाइम्स ऑफ y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। देखो, ये ऐसे डिवाइड करोगे। मैं जो xy के साथ दिखा रहा हूं, यू विल बी रिक्वायर्ड टू डू दिस विथ नंबर्स। ओके, तो ये बेसिक ऑपरेशंस पहले समझ में आया। अब एक और बस एलिमेंट्री ऑपरेशन बताना है। Yes, sir. Should I rub them? Yes, sir. Okay. ऊपर का छोड़ दो, कौन सा? ऊपर वाला सर। अच्छा, ठीक। हो गया सर। ओके, दिखा दीजिए सर। अब देखो, नेक्स्ट बेसिक ऑपरेशन आता है, वो है तुम्हारा स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो, एक सर्ड का स्क्वायर रूट क्या होता है? सर्ड ही होता है ना। उसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ, ये सब देखो छोटा छोटा टूल्स है जो तुमको यूज करना पड़ेगा। अब मान लो a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। तो हम ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि लेट अस कॉल दिस x प्लस आई वाई। मैंने एज्यूम कर लिया, लेट इट बी दिस मच। अब दोनों साइड को स्क्वायर करो। तो दोनों साइड को स्क्वायर किए तो देखो, a प्लस आई बी इज इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy। देखो, क्या ये लिख सकते हैं? देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. अब यहां ध्यान दो कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाउ मच? a और 2xy शुड बी इक्वल टू हाउ मच? b। रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू द रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट। करेक्ट। अब यहां बताओ y कितना होता है?
b/2x होता है। ये Yes. वापस यहाँ पे डाल दो तो देखो x स्क्वायर माइनस ऑफ b/2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। देखो ये सो यू हैव 4x स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, माइनस 4ax माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से देखो x और y रियल होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 4a प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, इनफैक्ट तुमने स्क्वायर किया है तो x स्क्वायर, हाँ यहाँ पे x स्क्वायर होगा, यहाँ x टू द पावर 4 होगा, करेक्ट। तो x स्क्वायर इज 4a प्लस माइनस 4a का होल स्क्वायर और प्लस 16b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 बाहर ले जाओ तो ये हो गया a प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। अब बताओ अगर माइनस लोगे तो x स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, यानी x क्या होगा, इमेजिनरी होगा, तो वो पॉसिबल नहीं, तो दैट इज रूल्ड आउट। तो अब ये अगर इमेजिनरी हो नहीं सकता और इसी वजह से हम x स्क्वायर का वैल्यू a प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 ये लेंगे। अब यहां से x निकल गया, यहां पुट कर दो, y सॉल्व हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हाँ, लेकिन अब जैसे देखो स्क्वायर रूट निकालना है तुमको, कभी जेईई में बोलेगा नहीं, ये एक छोटा सा हिस्सा होगा, नेग्लिजिबल पार्ट किसी भी क्वेश्चन का, तो इतना समय तो हम लोग लगाएंगे नहीं, ना ही इतना स्टेप्स लगाएंगे। तो मान लो मुझे ऐसे निकालना है कि मैंने कोई भी एक नंबर लिया एंड आई नीड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो यू कैन कैलकुलेट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। हाँ, मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से देखना, और ये सब बातें चाहो तो लिख लेना और अदरवाइज याद रखो। देखो यहां अगर प्लस है, यहां पे आई का कोएफिशिएंट प्लस है, तो इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस एक्स प्लस आई वाई होगा, ठीक है। देखो ऐसे ही ना रिज्यूम किया, अगर यहां प्लस है तो बीच में प्लस, यहां माइनस है तो यहां माइनस होगा, एकदम सिंपल सा बात। अगर रियल पार्ट इसका पॉजिटिव है यानी x इज ग्रेटर देन y, रियल पार्ट अगर नेगेटिव है तो x विल बी लेस देन y, बस इतना सा कन्वेंशन याद रखो। अब 24 को 2 से डिवाइड करो, कितना होता है, 12। अब 12 को फैक्टराइज करो, करेगा तो x is greater than or x is less than y वाला। see if this is positive then x has to be greater than y, okay। अच्छा, if this is negative x will be less than y। ओके सर। अब 24 ये जो नंबर होगा इसको 2 से डिवाइड करो, 12 आया। अब 12 का पॉसिबल फैक्टर्स लिख रहा हूं मैं, देखो देखो यही ना पॉसिबल फैक्टर्स है। अब 12 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज हाउ मच, 143, 7 नहीं ना आता है, तो ये नहीं होगा। 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इट 7? नो सर, 4 3 यूज करेंगे, तो 4 3 करेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो प्लस माइनस 4 प्लस 3 आई तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। अब यहीं पे देखो मैं वेरिएशन कर देता हूं, मान लो ये लो मैं ऐसे लिखा, तो अब मेरा स्क्वायर रूट ऐसा होगा, देखो x माइनस आई वाई, ये होगा मेरा स्क्वायर रूट, ठीक है। देखो प्लस से माइनस हो गया, लेकिन अब रियल पार्ट नेगेटिव है तो x विल बी स्मॉलर देन y, कॉम्बिनेशन तो यही रहेगा, तो हम इसे लिखेंगे 3 माइनस 4i। देखो इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा, समझ में आया बात? अब तुम कहोगे ये अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं हो, मान लो 8 माइनस 15i का रूट ओवर चाहिए, चलो माइनस 8 कर देते हैं, मुझे इसका रूट ओवर चाहिए, 2 से डिविजिबल नहीं है, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, तो इसे तुम माइनस 16 माइनस 30i और बाहर में 1/√2 और इसका रूट ओवर ये लिखेंगे, तो प्लस माइनस 1/√2 x माइनस आई वाई, यही ना होगा रूट ओवर इसका। यस सर। अब 30 को 2 से डिवाइड करो, 15 होता है, 15 को फैक्टराइज करो, देखो 15 1 3 और 5 5 3, यही ना पॉसिबल है। अब देखो 25 माइनस 9 16, ये नंबर आता है,
तो प्लस माइनस 1/√2, लेकिन ये नेगेटिव है तो पहला नंबर छोटा होगा, तो 3 - 5i। देखो तो इसका रूट ओवर ये हो गया। तो रूट जब निकालना होगा तो ऐसे निकालोगे तो थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। यस सर। समझ में आया बच्चे लोग? यस सर। तो ये जो आप मेथड बताना लेफ्ट थोड़ा सा लिखना। क्या बोल रहे हो? तो आप लेफ्ट तरफ जो इवैल्यूएट करके जो मेथड निकाले, मतलब x² = a प्लस, हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ये थोड़ा लंबा है, ये जो आप बताएं शॉर्टकट, ये थोड़ा ठीक है, ये के साथ लिख ले रहे हैं यहाँ राइट हैंड साइड वाला एग्जांपल से। लिखो जल्दी। देखो एक्चुअली फाइंडिंग स्क्वायर रूट विल बी a negligible part of original question. Okay, so you have to be very fast in that. Ready? यस सर। यस सर। Okay. मिटा दिए सर वो भी। नहीं, अक्षत बोला था लिख रहा है। हो गया लिखना अक्षत? ये सब बस दूसरा लिखना है। सर जो बोलो। दूसरा वाला लिखे है सर, लास्ट वाला जो लिखे है एग्जांपल, उसमें स्क्वायर से चेक करना पड़ता है सर, अगर नहीं निकल रहा है तो। जैसे 25 - 9। हाँ, 25 - 9 देखो 16 आया ना। सर अगर डायरेक्ट इनके स्क्वायर करके देखेगा सर। हाँ, जो भी आएगा उसको स्क्वायर करके देख लोगे। ओके सर। ठीक है। मिटा दीजिए इसे। ओके, अब देखो एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज पहले, उसके बाद ही बाकी चीज बाद में आता है। अब सबसे पहले ये एक थ्योरम तुमको सिखा रहे हैं, देखो यूलर्स थ्योरम, ये भी काफी काम का चीज है। नाउ you tell me what is the expansion of e to the power x? देखो, isn't it like this? 1 + x + x² by 2 factorial, x³ by 3 factorial, x to the power 4 by 4 factorial। देखो ऐसा होता है ना। यस सर। और sin x का क्या होता है बच्चे? x - x³ by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial dot dot dot। ऐसे इन्फिनिटी तक। cos x क्या होता है? 1 - x² by 2 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial dot dot। देखो ये 3 स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है। अब हम इसकी जगह क्या करेंगे, x की जगह i थीटा डाल दिए, तो देखो अब क्या होगा, 1 + i थीटा, i² थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, i³ थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, i to the power 4 theta to the power 4 by 4 factorial, I to the power 5 theta to the power 5 by 5 factorial, I to the power 6 theta to the power 6 by 6 factorial, and it will continue like this till infinity। यस सर। मैंने ये एक्सपेंशन यूज किया। अब देखो i² का वैल्यू कितना होता है बोलो, -1। तो देखो i² का वैल्यू पुट कर दिया।
आई क्यूब इज माइनस आई, तो माइनस आई टाइम्स थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। देखो ये लिखेंगे यस सर। आई टू द पावर 4 इज 1, तो थीटा टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ये आई टाइम्स ऑफ थीटा टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, लाइक दिस टिल इंफिनिटी। देखो होता है, हाँ ये ना। यस सर। अब रियल वाले सारे पार्ट को इकट्ठा करो, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल थीटा टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, लाइक दिस। बाकी देखो आई वाला टर्म जहां जहां है आई कॉमन ले आओ। देखो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल थीटा टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, देखो ऐसे चलते आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये किसका एक्सपेंशन है? क्या ये cos x वाला नहीं है? हाँ सर। तो ये cos थीटा और ये sin थीटा दूसरा वाला, तो e टू द पावर i थीटा कैन बी रिटन लाइक दिस। देखो क्या ये है? यस सर। तो e to the power I theta is cos theta plus I sin theta, and this is what is called Euler's theorem। इसी को बोलते हैं Euler's theorem of complex number। ये है, समझ में आया बात? तो अब जैसे देखो कोई भी अगर मान लो I को हम लिखना चाहें तो देखो क्या 0 प्लस I टाइम्स 1 लिख सकते हैं। अब ये देखो क्या ये cos पाई बाई 2 प्लस I sin पाई बाई 2 होता है। देखो 0 is cos 90 degree, 1 is sin 90 degree, so this can also be written as e to the power I times pi by 2। क्यों ऐसा लिख सकते हैं ना? यस यस सर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बहुत इस्तेमाल करेंगे, तो पहले तुम ये पार्ट नोट कर लो। और यूलर्स थ्योरम का अप्लाई करने से बहुत सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन एक एक लाइन में बन जाएगा। रिएक्शन लिख रहे सर। ठीक है, लिख लो, इसीलिए हम रुके हुए हैं। हो गया सर। ओवर। यस सर। ओके, यस सर। sin x का और cos x का ये मतलब कहीं से आता है क्या? कौन सा? ये हाँ sin x। ये तो मैंने सिखाया ना था, मैक्लॉरेन सीरीज। हाँ मतलब उसी से आता है। हाँ, जितना एक्सपेंशन है सब मैक्लॉरेन सीरीज से। मैक्लॉरेन सीरीज बताए थे, बस ये वाला एक्सपेंशन नहीं बताए थे, मतलब sin x और cos x डाल के लोग कैसे करें। हाँ नहीं, उसमें जरूरत नहीं। बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स निकाला था, याद है? हाँ हाँ, उसके लिए बताए थे। हाँ, तो वही फॉर्मूला तुम यूज करोगे, साइन कॉस टैन सबका निकलता है। सीक्वेंस सीरीज में भी एक बार बताए थे। ठीक है। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन, पहला कॉन्सेप्ट इसको जिसमें यूज करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ऑलराइट। यस सर। देखो एकदम बिगिनिंग में ही मैंने बताया हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर है। यस सर। तो देखो सपोज आई एम राइटिंग x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई अगर लिखते हो तो देखो ये वाला मैंने क्या कहा, ये रियल एक्सिस होगा और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इमेजिनरी एक्सिस। करेक्ट। तो देखो x यूनिट्स अलोंग द रियल एक्सिस है और आई वाई यूनिट्स अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, देखो ये दोनों वेक्टर है और दोनों वेक्टर का सम देखो ये होगा। क्यों? यही ना मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा। यस सर। हाँ सर। तो देखो जब भी हम कहते हैं कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू सपोज 3 प्लस
तो ये हमेशा हम इस वेक्टर के बारे में कहते हैं, याद रखो, सिर्फ ये टिप के बारे में नहीं। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर, और वो पूरा, ये पूरा सेगमेंट सिग्निफाई करता है। ठीक है, ये पहला बात समझ में आया। यस सर। देखो, और जब भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट। देखो वेक्टर्स में भी याद होगा ना कैसे लिखते हैं, देखो यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में लिखते हैं। देखो वेक्टर में तुम ऐसे भी लिख सकते हो xi प्लस yj प्लस zk, ऐसे लिखते हो कि नहीं? हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट में भी। और ऐसे भी तो लिखते हैं, देखो li प्लस mj प्लस nk, where this is a unit vector, this is the magnitude, यस। यस सर। लिखा जाता है कि नहीं वेक्टर को ऐसे भी। तो यहां भी देखो ये वेक्टर है तो इसके कई फॉर्म्स होंगे कि नहीं। तो ये पहला जो फॉर्म है जिसमें x और y के फॉर्म में हम यूज करके स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। अब ये देखो ये वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ, वेक्टर है तो नेचुरली बनाएगा, और इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज नथिंग बट इट इज मॉड्यूलस। समझ में आया? तो यहां पे हम ऐसे कहेंगे, देखो ये लेंथ कितना है, लेंथ पूछ रहा हूं x, ये लेंथ कितना है वाई। तो OZ को हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ Z कहो या इसको कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ Z। ठीक है, मैग्नीट्यूड यहां नहीं कह के नाम दे दिया गया मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ Z विल बी हाउ मच, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर। यस सर। अब देखो ये तुम्हारा मॉड Z है, ये रियल कंपोनेंट है और ये इमेजिनरी कंपोनेंट है। तो अब बताओ ये रियल कंपोनेंट, इनफैक्ट इसको हम कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ Z, राइट। अब देखो ये वेक्टर ओरिजिनेट कहां से कर रहा है, ओरिजिन से। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से ही ओरिजिनेट करेगा, क्यों? वेक्टर्स के केस में भी याद करो, क्या ऐसे नहीं होता है, मान लो ये एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A है और ये एक दूसरा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर B है, तो ये वाला हम लोग क्या कहते हैं, ये वेक्टर को बी माइनस है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस ए मतलब ये लेंथ को सिग्निफाई करता है कि नहीं? यस सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस ए जैसे यहाँ पे है वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z1 भी होगा। तो अब ये वाला कोई, अगर मान लो मुझे ये निकालना हो कि ये कितना एंगल बना रहा है, तो देखो ठीक यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचो, ये देखो ये थीटा एंगल बना रहा है, क्या ऐसे ही ना मेजर करेंगे? यस सर। तो सेम चीज अप्लाई करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। तो ये तो हो गया मॉड्यूलस। अब देखो द एंगल विच द वेक्टर मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, इसको या तो हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे या एम्पलीट्यूड कहेंगे। देखो थीटा विल बी कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, या फिर ऐसे लिखेंगे, देखो आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट में Z, ऑलराइट। और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एम्पलीट्यूड। जो भी टर्म यूज हो कंफ्यूज मत करना, देखो ऐसे भी लिखा जाता है और दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। सो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? The angle made by the complex number with positive direction of real axis, correct? The angle made by a complex number with positive direction of real axis, that's what is called argument. तो अब ये बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मेजर कर रहे हो, तो देखो यहां से लेके यहां तक एंगल वेरी कर सकता है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कैन पॉसिबली वेरी फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई। देखो क्या ये हो सकता है? हाँ सर। अब बताओ मैंने यहां 0 दिया, यहां नहीं दी, यहां इक्वलिटी दिया, यहां नहीं दिया, बात क्यों? बराबर ही है, 0 और 2 पॉइंट तो एक ही पॉइंट को 2 बार तो यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। डबल काउंट नहीं करेंगे। नहीं तो सर। अगर तुमको पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट बोलेगा तो यहां इक्वलिटी हटा के यहां डाल दोगे। यस। अब बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 क्या होगा? X axis purely real।
हाँ, सोच के बताओ, दिमाग लगाओ। अगर मान लो मैंने z इक्वल टू 0 बोला, तो क्या इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड होगा? नो सर। नहीं आर्ग्यूमेंट तो तब ना डिफाइंड होगा जब ये वेक्टर बन रहा है। क्या हाँ एक सर। पॉइंट एंगल सबटेंड कर सकता है? नहीं नो सर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 डज नॉट इट इज नॉट डिफाइंड इन फैक्ट। ठीक है, क्यों? एक पॉइंट एंगल नहीं बना सकता है, जब भी बनाएगा एक वेक्टर बनाएगा। ठीक है, यस सर सर। अब ये सर बताओ। इसमें सर ये एक चीज पूछना था सर। हाँ बोलो। पाई के नीचे जाएगा तो फिर से तो रिपीटेशन ही ना होगा अंकल का। अभी देखो बेटा, तुम क्या पढ़े हो हमको नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो बता रहे हैं उसको फ्रेश दिमाग से तुम अपना इनपुट डालो। नहीं सर, वैसे मतलब थोड़ा सा पाई से नीचे जाएगा तो फिर सर, से अभी नहीं, आप कैसे रिपीटेशन होगा? z अगर -3 -4i लिखे तो कैसे रिपीटेशन हो रहा है बताओ तुम? ये वेक्टर यहां से शुरू हुआ, यहां तक आया, हाउ इट इज अ रिपीटेशन? अच्छा उस साइड में नहीं। सर आप बोले कि पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट लेंगे तो फिर इक्वालिटी 2 पाई पे लगा देंगे, वो स्टेटमेंट नहीं समझा मैं, एक बार फिर से बोल देंगे। देखो, अगर 0 अलाउड है आर्ग्यूमेंट में, क्वेश्चन हाँ में, हाँ सर। तब हम बाय डिफॉल्ट ये लेंगे। हाँ सर। लेकिन अगर मुझे पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट जैसे 1 का 1 को लिखना है, अच्छा, ग्रेटर 1 देन। को यहाँ पे, ठीक है। तो 1 का आर्ग्यूमेंट हम 0 भी कह सकते हैं, लेकिन 0 अगर अलाउड नहीं है, मान लो ऑप्शन नहीं है, तो तुम 2 पाई ले सकते हो, 4 पाई भी ले सकते हो, मल्टीपल साइकिल्स। हाँ, दो उसका ठीक है। वैल्यू वही आएगा, लेकिन तब भी उसको ले सकते हैं ना। ठीक है। ठीक है सर। अब यहां देखो, x क्या लिखेंगे बताओ? मॉड z cos थीटा लिखेंगे, हाँ या ना? यस सर। y क्या लिखेंगे बताओ? निश्चल मॉड म्यूट कर साइन दो थीटा। अपना माइक, किसका माइक का नॉइस आ रहा है? निश्चल का ही आ रहा था। देखो, मॉड z sin थीटा। अब ये दोनों वापस यहां पे पुट करो, तो देखो z इक्वल टू मॉड z कॉमन ले आओ, और ये देखो cos थीटा प्लस i sin थीटा, देखो क्या ये आता है, और ये कहलाएगा पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, यस सर। दोनों को डिवाइड कर लो। देखो tan थीटा क्या हुआ? tan थीटा इज y by x, और कैन आई से दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x। देखो, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z हम ये भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये लिखना थोड़ा सा जनरल फॉर्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखो कई बार फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल सेम आएगा, तो दैट इज व्हाई द बेस्ट मेथड अभी क्या होगा वो हम बताते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल। अब ये बताओ, यूलर्स थ्योरम अभी अभी सिखाया मैंने, तो इसको क्या लिखेंगे? मॉड z into e to the power I theta. So mod z e to the power I theta, and this form of representation is called Euler's form. Okay? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो कितने फॉर्म में लिखा जा सकता है? कार्टेशियन फॉर्म x प्लस आई वाई, देखो पोलर फॉर्म mod z into cos थीटा प्लस i sin थीटा, यूलर्स फॉर्म mod z into e to the power I थीटा। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आया? यस सर। मॉड्यूलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, करेक्ट, दैट इज व्हाट इज मॉड्यूलस। एंड आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? द एंगल सबटेंडेड बाय द वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, करेक्ट। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन जरा सा भी? नो सर। चलो ये लिख लीजिए। नहीं, अब हम सर एक ही कॉम्प्लेक्स tan नंबर थीटा वाला नहीं लिखे। नहीं लिख लो, लेकिन हम लोग जब भी कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे ना तो ज्योमेट्रिकल करेंगे। अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ना, एक और टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। यहां स्मॉल ए देख रहे हो ना, अब हम लोग कैपिटल ए भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अब तुम कहेगा स्मॉल और कैपिटल में क्या अंतर है? बहुत अंतर है।
Should I rub this one? Yes, sir. देखो स्मॉल और कैपिटल ए में अभी डिफरेंस पता चल जाएगा। मैं एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूं। देखो देखो पहला केस मैं ले रहा हूं। सपोज z इक्वल टू 1 प्लस आई टाइम्स √3 मैंने लिखा। देखो ये कौन सा फॉर्म में लिखा? कार्टेशियन फॉर्म। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करो इस प्लेन में। तो देखो एक यूनिट यहां आया, √3 यूनिट्स यहां आया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो यहां पे होगा। देखो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? z इक्वल टू 1 प्लस आई √3। तो देखो ये अगर √3 है, ये 1 है, तो ये एंगल π/3 60 डिग्री होगा कि नहीं? क्यों? tan थीटा इज √3/1, सो थीटा हैज टू बी π/3। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 होगा। हाँ है ना? √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर, Yes, yes. यानी कितना हुआ? 2। तो देखो मॉड्यूलस ऑफ z इज 2 and argument of z is how much? It is π/3। देखो ये पार्ट क्लियर हो जाता है। तो अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना हुआ तो हम बेशक ऐसे लिखेंगे। देखो i टाइम्स ऑफ साइन π/3, करेक्ट? और यूलर्स फॉर्म में लिखना हुआ तो 2e⁻ i टाइम्स π/3 देखो लिख सकते हैं। देखो इसमें कोई डाउट? ये मैंने पहला एग्जांपल लिया। दूसरा मैं अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। अब बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? देखो -1 हियर एंड √3। तो देखो क्या ये यहां पे पहुंच जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर? Yes. Yes, sir. देखो दिस विल नाउ बी योर कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट? अब बताओ ये एंगल तो 60 रहेगा क्योंकि ये √3 है और ये मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये वाला एंगल ना मेरा आर्ग्यूमेंट है। Yes. ये एंगल क्या हो जाएगा? 2π/3 होगा। तो यहां भी देखो mod z इज नो डाउट 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 2π/3 हियर। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करोगे हमेशा। तो अगर पोलर फॉर्म में लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स cos ऑफ 2π/3 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 2π/3। देखो इसमें कोई शक? और यूलर्स फॉर्म में क्या लिखोगे? 2 into e⁻i times of 2π/3. करेक्ट? अब देखो तीसरा केस। अब z अगर मैंने -1 माइनस आई टाइम्स √3 लिया, अब बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में आया? देखो Third quadrant में है, थर्ड क्वाड्रेंट। magnitude 2, argument का Magnitude. value 5 plus π/4, 5π/4. करेक्ट। देखो ये 60 डिग्री है, लेकिन आर्ग्यूमेंट तो हम यहां से मेजर करेंगे। तो ये पूरा एंगल हो गया तुम्हारा। देखो मॉड्यूलस ऑफ z इज 2, बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी हाउ मच? 4π/3, पाई प्लस π/3। Yes, sir. तो पोलर फॉर्म में लिखना होगा तो 2 टाइम्स टू टाइम्स cos ऑफ 4π/3, ओके, और प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 4π/3। देखो और यूलर्स फॉर्म में लिखते वक्त 2e⁻i टाइम्स 4π/3। देखो ये लिखोगे, इसमें कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. समझ गए। अब देखो फोर्थ में अगर मैंने लिखा 1 माइनस ऑफ i टाइम्स ऑफ √3, अब कॉम्प्लेक्स नंबर कहां है? देखो 1 यहां पे है, माइनस √3 यहां पे है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो यहां पे पहुंचेगा। क्यों? Yes, sir. अब देखो ये छोटा वाला एंगल 60 है, लेकिन आर्ग्यूमेंट तो हम यहां से ना मेजर करेंगे। Yes, sir. 2π माइनस π/3 यानी कितना हुआ? बोलो। अरे 5π/3। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज 2, बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी हाउ मच? 5π/3। देखो अगर हम इसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 टाइम्स cos ऑफ 5π/3 और प्लस i टाइम्स साइन ऑफ 5π/3। देखो कैन वी राइट लाइक दिस?
Yes, और sir. इसको हम e to the power I times 5 pi by 3 देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब यहां पे एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इट इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ARG। ठीक है, तो जैसे यहां पे कैपिटल हो गया, इट ऑलवेज रेफर्स टू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो देखो इट इज द न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल occurring in the interval minus pi to pi, which defines a complex number on the argand plane, यानी complex plane। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को हमको इसमें लाना है, तो देखो यहां देखो आर्ग्यूमेंट 0 से पाई के अंदर है, तो हम यहां पे कहेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज पाई बाई 3। देखो यहां भी कहोगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज 2 पाई बाई 3। क्यों? 0 से पाई के अंदर दोनों है, Yes, इस sir. इंटरवल में है ना। लेकिन बताओ क्या ये आर्ग्यूमेंट तुम्हारा 0 से पाई में है No, sir. या ये वाला? No, sir. तो अब तुम मेजरमेंट का कन्वेंशन बदल दो। अब तुम इधर से देखोगे तो ये क्या -2 पाई बाई 3 हुआ? Yes, sir. तो यहां पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी -2 पाई बाई 3। देखो आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हम लिख सकते हैं। क्यों? इसका इंटरवल ये है। हम कुछ नहीं देखो कर रहे हैं, बस मेजरमेंट का कन्वेंशन बदल दे रहे हैं। देखो ये -π/3 होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या लिखेंगे बताओ? -π/3 लिखेंगे। -π/3. समझ में आया बात? तो अब हम यहां पे देखो जनरल डेफिनेशन क्या लिखेंगे। देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट में देखो, आर्ग्यूमेंट अगर 0 से पाई में है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी उसका उतना ही होगा। Yes, sir. यानी हम ऐसे लिखेंगे कि दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। ओके, Yes, sir. लेकिन जैसे ये पाई को एक्सीड किया, अब ध्यान से देखो, अब हम साइकिल उल्टा कर रहे हैं Yes, कि sir. नहीं? तो अब Yes, sir. साइकिल उल्टा कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या कहेंगे? 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया हमने। देखो 4 π/3 में से 2 पाई Yes, को sir. सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है? ये आता है। -2π/3. Yes, sir. तो क्या हम इसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z -2 पाई कह सकते हैं? इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 2 पाई। देखो क्या ऐसे लिख सकते, डिफाइन कर सकते हैं? हाँ है ना? Yes, sir. देखो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। Yes, sir. Yes, sir. और 3 तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। कौन कौन सा फॉर्म है? Polar form. अरे, Euler visible. form, Cartesian form. सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म x प्लस आई वाई, सेकेंड फॉर्म Polar. मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और बताओ मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव होता है? No, sir. अच्छा, लेंथ है तो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए जब भी देखो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखोगे और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये बाहर वाला पॉजिटिव हो, ये हमेशा ध्यान देना। ठीक है, Yes, sir. ये लिख लिए बच्चे? Yes, sir. हाँ ना, आज हम नहीं पढ़ाएंगे, आज थोड़ा मेरे को काम है। ठीक है, विल कंटिन्यू टू